नमूनिया के अब उसमें क्या मतलब साइन सिम्टम्स हो सकते हैं, हम किस तरह से समझेंगे ये नमूनिया है। जैसे आपका सवाल था कि जी खांसी हो रही है, खांसी होते होते नमूनिया हो गया, ये कैसे हो गया। ये इस तरह से होता है कि देखिए कुछ 4-5 इसके स्टेजेस होते हैं। पहले कंजेशन, एक मैं स्टेज कहता हूँ कंजेशन, दो तकरीबन 24 आवर्स तक कंजेशन चलती है। कंजेशन के बाद जो है वो इसका जो है रेड हेपेटाइजेशन होती है। फिर उसके बाद एक ग्रे हेपेटाइजेशन, रेड हेपेटाइजेशन। क्या होते हैं? ये होती है कि जो लंग्स होते हैं उसके अंदर जब इन्फ्लेमेशन शुरू होती है तो बहुत सारे आप देखते हैं कि जी लंग्स के अंदर इंसल्ट शुरू हो जाती है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो थर्ड जो होता है वो होता है, हम उसको ग्रे कहते हैं। अब आप पेशेंट जो है रिकवरी की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। जब ग्रे के बाद फिर रेजोल्यूशन होती है, तो ये पूरा अमल जो पहले दिन शुरू होता है ये 10 दिन तक मुकम्मल हो जाता है। अगर आपने इसको प्रॉपरली ट्रीट कर लिया और आपने ट्रीट नहीं किया, आप खांसते ही रहे, आप छींकते रहे, या आपको जो है आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहे जहाँ पे ये प्रॉब्लम थी, तो ये एग्रीवेट कर जाता है और फिर खुदा न खास्ता आप लैंड करते हैं किसी आईसीयू में, हॉस्पिटल में, और फिर डेथ भी वाक़ हो सकती है। ये इसकी बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन होती है। अच्छा, अब इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं आपने अभी डिस्कस किया कि किस वजह से होता है। ये जो आपने पूरी 10 दिन का एक बताया है टाइम पीरियड, ये निमोनिया की रिकवरी का है या आम खांसी की? नहीं, ये निमोनिया की रिकवरी है। मतलब कंजेशन जो होता है वो कंजेशन में 24 आवर्स में आदमी रिकवर कर जाता है। ऐसा होता है घर में कोई बच्चा खांस रहा है या बुजुर्ग खांस रहा है, अक्सर तो वो महीना खांस रहे हैं, हम सीरियस ही नहीं लेते। कौन सा ऐसा वार्निंग साइन है जिस पर मुझे लेकर अस्पताल जाना है अपने घर के बुजुर्ग को या बच्चे को या कोई भी शख्स है? देखिए, खांसी सिर्फ नमूनिया की तरफ लेकर नहीं जाती। ठीक है। अगर आप तो हमारा ये रूल होता है कि हम 3 से 4 हफ्ते तक अगर कोई बंदा या बंदी या बच्चा खांस रहा है तो आपका फ़ौरन आप सोचते हैं डॉक्टर जो चेस्ट स्पेशलिस्ट का खुदा ना खास्ता इसको कहीं ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं हो गया, ठीक है। हम उस तरफ नहीं सोच रहे हैं, हम अभी सिर्फ नमूनिया सोच रहे हैं। लेकिन खांसी के बहुत सारे मामले, खुश्क खांसी भी तो होती है, खुश्क खांसी भी होती है, प्रोडक्टिव खांसी भी होती है, इसमें बलगम आ रहा है। अच्छा, बलगम के भी बहुत सारे कलर होते हैं, आपने देखा कहीं सफ़ेद होता है, स्टिकी होता है, जब आप थूकते हैं तो वो आपके पूरा नहीं जाता, आपके कपड़ों में भी गिरता है और एक स्टिक सी बनती है, ये एक बलगम की सूरत हाल होती है। दूसरा येलो कलर का बलगम आता है, ठीक है ना। तीसरा आपका ग्रीन तरह का आता है। चौथा आपका रेड कलर का बलगम आता है। तो ये मैं बलगम की मैं कैटेगराइज करूँ तो इससे डॉक्टर अंदाजा लगाता है कि आप किस स्टेज पर हैं, ठीक है ना। नमूनिया की कि खांसी की? ये नमूनिया की भी और खांसी की, दोनों की, ठीक है। अब मैं आपको एक सिनेरियो बताना चाह रहा हूँ कि जब आम खांसी होती है उसको आप किस तरह से डिस्टिंग्विश करता है एक डॉक्टर। जब आप जाते हैं, डॉक्टर आपसे हिस्ट्री लेता है, अच्छा आपको खांसी कब से हो रही है? ये मुझे 1 हफ्ता हो गया। अच्छा जी, आपकी खांसी खुश्क खांसी है? जो खुश्क खांसी है। नहीं डॉक्टर साहब, बलगम आता है। अच्छा, बलगम किस रंग का आता है? सफ़ेद आता है? ये डॉक्टर साहब सफ़ेद आता है। पीला आता है या रेड आता है या ग्रीन आता है? अब डॉक्टर अपनी डायग्नोसिस कराना शुरू हो जाता है कि इसको हम किस तरह लैंड करें इसको, ठीक है ना। इसी तरह से अगर खुदा ना खास्ता किसी को जो है वो, अब अक्सर देखें जो एजमेटिक पेशेंट होते हैं उनको बहुत ड्राई कफ होती है, ठीक है। जब तक वो फिर खांस के बहुत ज़्यादा उनको सांस का भी मसला होता है। और फिर होता ही येगा कि जब आपके लंग्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कम हो जाती है तो बहुत सारी सिम्टम्स शुरू हो जाती हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगाते हैं कि ये नमूनिया की तरफ जा रहा है या इसका लंग इन्फ्लेम्ड हो गया। मिसाल के तौर पर वो हर वक्त ड्राउजी रहता है, लिथार्जिक होता है, क्योंकि ऑक्सीजन बुखार होती है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। तो उसकी जो आप ये देखते हैं, हम कहते हैं ये इसका ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो गई। सेचुरेशन कम हो गई तो अब क्या करें? फिर आप ऑक्सीमीटर लगाते हैं, फिर देखते हैं कि जी 90 से कम तो नहीं जा रही, खुदा ना खास्ता 95 तक तो आप सेफ़ हैं। अगर 95 से कम हो रही है तो आप थोड़ा अलार्म में होते हैं। 90 से कम होगी तो बहुत ज़्यादा अलार्म हो जाते हैं कि क्यों हो रहा है इस तरह से, कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज कम हो गई है और पेशेंट को जो है वो ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही है। इसका मतलब है कि उसका बहुत सारी प्रॉब्लम अब शुरू होने वाली है। तो फिर फ़ौरन आप किसी अस्पताल में जाते हैं, फिर आप ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं, फिर डॉक्टर वहाँ पे सारा इन्वेस्टिगेशन करता है, उसको चेस्ट एक्सरे भी करके देखता है, उसका ब्लड सीपी भी कराता है। उसमें देखता है कि जी अगर WBC या TLC जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है वो बढ़ा हुआ है, इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है जिससे लड़ने के लिए आपने फौज भेजी हुई है और ये चीज़ें बढ़ गई हैं। तो डॉक्टर अंदाज़ा लगाता है कि अच्छा ये जो है अब यहाँ पर लैंड कर रहा है, ये इसका चेस्ट एक्सरे उसने देखा, उसमें इतना बड़ा पैच नज़र आया उसको, उसने कहा ओहो या तो ये पस है या ये इसकी जो है वो नमूनिया का सिलसिला जा रहा है। तो ये सारे जो चीज़ें होती हैं डॉक्टर को डायग्नोस करने में हेल्पफुल होती हैं। एक हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, दूसरे साइन सिम्टम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फीवर के साथ आता है पेशेंट? जी, बाद दफ़ा फीवर भी होता है। नमूनिया में फीवर होना ज़रूरी नहीं है? नहीं, नो ज़रूरी नहीं है फीवर होना, तो बड़ा खामोशी से अटैक हो जाता है। तो बाद दफ़ा ये होता है कि जो ओल्ड एज पेशेंट होते हैं, आप देखें ना बच्चों में, हम ये कहते हैं कि अभी 2019 की WHO की रिपोर्ट है कि तकरीबन 80,000 बच्चे जो 80 लाख बच्चे दुनिया में उनका इंतकाल हुआ जो अंडर 5 थे। जो पहला साल बच्चे का, जी हाँ, 1 साल 80 लाख बच्चे 2019 में। अभी ये देखें आपकी जो 5 साल से कम के जो बच्चे होते हैं वो सबसे वनरेबल होते हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपोज होते हैं। इसी तरह हम कहते हैं जो बच्चा जैसे ही 1 साल का बच्चा होता है उसके दौरान अगर खुदा ना खास्ता उसको घर में खांसी हो रही है या उसको जो है वो बहुत ज़्यादा कफ हो रहा है, वो बच्चा दूध नहीं पी पा रहा, रोता रहता है हर वक्त,
बेचैन रहता है तो उसको माँ को चाहिए कि आप किसी करीबी डॉक्टर से रुजू करें, अपने जो भी डॉक्टर है, डॉक्टर साहब ये बच्चा जो है ना फीड कर पा रहा है, क्योंकि जब बच्चा फीड करता है तो उसकी नाक बंद हो जाती है, मुंह बंद हो जाता है, तो पहले वो मुंह से सांस ले रहा होता नहीं ले सकता है ना, जब सक कर रहा होता है, चाहे वो बॉटल फीड पे हो या मदर फीड पे हो, तो उसका मुंह तो बंद हो गया, अब नाक उसकी इस काबिल नहीं है इससे वो सांस ले सके, तो बच्चा फिर वो ना फीड कर पाता, तो फिर फ़ौरन अंदाज़ा होना चाहिए कि बच्चा क्यों इस तरह से कर रहा है। तो ये वो सारी बेसिक अलामात होती हैं जिसमें हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि बच्चा हमारा कहाँ जा रहा है। इसी तरह ओल्ड एज लोग होते हैं, हर घर में माशाल्लाह जो है वो वालिदैन भी होते हैं, बुज़ुर्ग भी होते हैं, उनका ज़रूर ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सेडेंटरी स्टाइल लाइफ जो हमें सब बिस्तर पर हर वक्त रहते हैं, मूवमेंट नहीं होती, उनमें ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब आप मूवमेंट करते हैं, आप चलते फिरते हैं, तो आपका ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और आपकी चीज़ें जो है खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो है अल्लाह ताला निकाल देता है। लेकिन अगर आप सारा दिन बिस्तर पर बैठे हुए हैं, अब तो खैर अब यंग भी यही करने लगेंगे, सारा दिन मोबाइल देखते हैं या टी वी पर टॉक शोज़ देखते हैं और वो बिल्कुल उनकी मूवमेंट नहीं है। या अब आप किसी ऑफिस में गए, जाके आप बैठे, सुबह आप गए 8 या 9 बजे, और शाम को ही उठते हैं, या तो आप सिर्फ वॉशरूम के लिए उठते हैं या फिर घर आने के लिए उठते हैं। तो एक पूरा स्टाइल जो है आपका चेंज हो गया है। वो चेंज स्टाइल में बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गए हैं हम सब के सब, कि हमें खुदा ना खास्ता कोई भी इन्फेक्शन हो तो वो जल्दी क्योर नहीं होता, वो टाइम लेता है। अक्सर ऑफिस में हम देखते हैं लोग खांस रहे हैं भाई साहब, हाँ डॉक्टर दवा ले रहा हूँ मैं, कफ सिरप ले लिया मैंने, कफ सिरप लेना, एंटी एलर्जी ले ली, कफ सिरप लेना तो और भी जहर कातिल होता है। अच्छा। हाँ डॉक्टर, हम कभी भी लोगों को कफ सिरप के लिए एडवाइस करते, उसकी वजह ही होती है उसी आपको जो कफ अल्लाह ताला का एक नेचुरल फिनोमेना है कि जो भी आपके अंदर सिक्रेशन है उसको निकालना है आपने, तो कैसे निकालेंगे आप? खांस के निकालेंगे। हाँ। तो अब आपने कफ सिरप दे दिया, वो सप्रेस हो गया, जो प्रोसेस था कफ निकालने का वो तो आपने सप्रेस कर दिया। तो एंटी एलर्जी सेफर है? एंटी एलर्जी हम देते हैं अगर उसको एलर्जिक कफ है तो, अगर एलर्जिक कफ नहीं तो खामोखा अक्सर आप देखें जो वायरल इन्फेक्शन होता है एंटीबायोटिक दिए जा रहे हैं डॉक्टर, या जो भी लोग हैं सेल्फ मेडिकेशन। इसमें सबसे बड़ा जो मसला है वो सेल्फ मेडिकेशन का है कि जहाँ कफ हुआ कोई भी सब, हाँ भाई पी रहा था, बहन पी रही थी, अम्मा पी रही थी, अब्बा पी रही थी, आप भी पी लें, कफ सिरप ले लिया, जनाब भी दवा खा रहे थे आप भी खा लें, इस तरह कभी नहीं करना चाहिए। इससे दो नुकसान होते हैं सेल्फ मेडिकेशन से, एक तो बॉडी आपकी रेजिस्टेंट हो जाती है उस दवा से जो आप इर्रेशनल ले रहे होते हैं। अगर आप इर्रेशनल कोई भी मेडिसिन लेते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है तो आपकी बॉडी जो है वो उससे इम्यून हो जाती है, वो रेजिस्टेंट हो जाती है। जब खुदा ना खास्ता आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर वो काम नहीं करेगी। आपने मिसाल सुनी नहीं, शेर आया शेर आया शेर आया, तो जब असल में शेर आ जाता है तो आपको पता नहीं है, आप सोते रहते हैं, तो उस चीज़ से बचना चाहिए। तो इस तरह जो पेन किलर्स लोग फाँकते रहते हैं तो वो भी बहुत नुकसानदेह है। गुर्दे क्यों फेल होते हैं, आपका जिगर क्यों इन्फ्लेम्ड हो जाता है, वो इसी वजह है कि आप इतनी इरेशनल मेडिकेशन लेते हैं, क्योंकि आप डॉक्टर के साथ जाने इस्तेनाब करते हैं, आप मेडिकल स्टोर पे गए, जो नॉन टेक्निकल बंदा वहाँ खड़ा हुआ है, स्पेशली जो लोग दांतों के दर्द झेलते रहते हैं हर वक्त, वो दांतों है ना, दांतों का दर्द, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, बस उनको मेडिसिन पेन किलर दे दें और खा के आराम हो जाता है। जी हाँ, तो वो ये कितना नुकसानदेह होता है। हम तो बहुत ज़्यादा डिस्करेज करते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर आपको जिससे में दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है तो उसको डायग्नोस करवाएं, बजाय इसके कि आप किसी इरेशनल गए मेडिकल स्टोर पे, एक नॉन क्वालिफाइड बंदा खड़ा हुआ है, उसने आपको कहा कि मुझे जल्दी सही कर दें, उसने आपको जनाब दवा दे दी, आपने वो खा ली, अब बजाय वो फायदे का आपको और लॉस में चले गए। ये वक्ती फायदा हो जाता है लेकिन सप्रेस हो जाते हैं सिम्टम्स, सप्रेस हो जाता है। लेकिन आपकी हमें नहीं पता कि आपकी गुर्दे की क्या सूरत हाल है, ठीक है, आपने वो दवा खाई, क्योंकि हर दवा का जो भी उसका इखराज होता है वो गुर्दों के जरिए होता है, ठीक है ना, जिगर में जाती है, गुर्दों में जाती है, तो हर दवा ने पास ऑन वहीं से होकर निकलना है, ठीक है। जब हर दवा ने वहाँ से जाना है, अगर आपकी वो आपका जो वर्क स्टेशन है अगर सही नहीं है प्रॉपर, तो फिर तो आपको और नुकसान हो जाएगा ना, आप उस पर और लोड डाल रहे होंगे। तो इसलिए मैं सेल्फ मेडिकेशन के लिए सबसे मना करता हूँ कि आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, आप जो है प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं, उनसे एडवाइस लें, इन्वेस्टिगेट करवाएं, फिर दवा लें। अच्छा मुझे बताएं इसमें वैक्सीनेशन कितनी हेल्प करती है, क्या हम अपने बुजुर्गों को वैक्सीनेशन करवाएं निमोनिया की? जी बिल्कुल, अगर आपको चैनल जैसे बच्चों को तो अक्सर लोग करवाते हैं। जी बिल्कुल, एक नीमो 23 के नाम से आती है और हिप वैक्सीन भी आती है, बच्चों के लिए हिप वैक्सीन कहलाती है, जो इन्फ्लुएंजा किस एज तक करा सकते हैं? 5 साल तक जो आप कराते हैं, और जो 5 साल से ओल्डर हैं और अगर उनकी नहीं हुई भी, हम तो ये रिकमेंड करते हैं, WHO की रिकमेंडेशन है कि मोर देन 60, पाकिस्तान में क्योंकि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 62 ईयर्स है, बाहर ममालिक में तो 80 और 90 तक चली जाती है, तो हमें पाकिस्तान के सिनेरियो में अगर लूँ तो 55 के बाद या 50 के बाद जो है वो नीमो 23 का एक शॉट जरूर लगवाना चाहिए। अच्छा। हाँ, जो 5 साल के नहीं होता, 5 साल को फिर दोबारा लगवाना चाहिए, खासतौर पर उन पेशेंट्स को जो घर में बुजुर्ग हैं उनको, या जो खुदा ना खास्ता डायलिसिस पे पेशेंट होते हैं, जो डायलिसिस पे पेशेंट होते हैं उनको तो नीमो 23 जरूर लगवानी चाहिए, क्योंकि जब भी वो डायलिसिस पे जाते हैं खुदा ना खास्ता तो उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है कि वो नमूनिया के उनको केसेस ना हो जाएं। क्या एहतियातन भी है कोई भी शख्स लगवा? जी बिल्कुल लगवा सकता है एहतियातन, और क्योंकि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं ना जहाँ पोल्यूशन और जी असल में देखिए 2-3 वैक्सीनेशन होती हैं जो कॉज बनती है निमोनिया के, जैसे इन्फ्लुएंजा जिसको हम कहते हैं,
जिसको फ्लू कहते हैं ना उर्फ में, WHO हर साल जो है वो फ्लू की वैक्सीन का स्ट्रेन निकालती है, ठीक है, दुनिया में अभी इस साल भी निकला है, तो वो एक तो फ्लू की वैक्सीन जरूर लगवाएं। तो जो ट्रिगर पॉइंट है फ्लू और कब वो ना हो, हर शख्स लगवाना चाहिए फ्लू की वैक्सीन, खासतौर पर वो वनरेबल लोग जिनको हर साल बहुत ज़्यादा नज़ला जुकाम खांसी होता है, बुखार होता है, वो तो ज़रूरी लगवाएं। और ख़ासतौर पर जो ओल्ड एज हैं उनको ज़रूर फ्लू की लगानी चाहिए वैक्सीन हर साल जो है वो फ्लू, क्योंकि जो आपका जो ट्रिगर पॉइंट है वो यही है, नज़ला जुकाम खांसी बुखार और फिर निमोनिया, तो आप उसी को वहीं आप रोक दीजिए। जब आपको फ्लू नहीं होगा खुदा ना खासा, तो फिर आप अच्छा शुगर है कि आप उससे बच जाते हैं। फ्लू कह रहे हैं कि सब लोगों को लगवाना चाहिए हर साल? जी हर साल लगवाना चाहिए, और बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लगवा लें? नहीं आप डॉक्टर से, तो डॉक्टर तो लगाएगा, खुद तो नहीं लगा सकते ना। नहीं जैसे होता है ना कि जाके आपने मेडिकल स्टोर में वहाँ पे कोई कंपाउंडर बैठा हुआ है, ऐसे नहीं होता। आप हमेशा जब प्रॉपर्ली जो डॉक्टर्स हैं वो आपको देखेंगे, आपका जो भी फिजिशियन है आप उसके पास, बिल्कुल फिजिशियन, हर किसी को पता है ये बात कि फ्लू की वैक्सीन की स्ट्रेन आती है। निमोनिया की आप कह रहे हैं कि वो भी लगाना चाहिए, वो भी डॉक्टर से सलाह लेके बिल्कुल लगवाना चाहिए। और मैंने गुजारिश की कि 55 और 60 के दरमियान तो ज़रूर लगवानी चाहिए, ख़ासतौर पे हर जो बुज़ुर्ग घर में हो, चाहे वो खातून हो या मर्द हो, और बच्चे जो उनको हिप की वैक्सीन लगनी चाहिए, ठीक है ना, ये तो हमारे नॉर्मल जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें भी शामिल है, तो वो बच्चों को ज़रूर लगनी चाहिए। तो ये जो वैक्सीनेशन है ये प्रिवेंशन है। हमारा स्लोगन भी ये होता है कि जो एहतियात इलाज से बेहतर है। अगर आप एहतियात कर लें तो इलाज की ज़रूरत ही नहीं आपको, आपकी बोझ पे भी, जेब पे भी बोझ कम पड़ेगा, आपकी सेहत पे भी बोझ कम पड़ेगा, और आप हशाश बशाश सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें।